हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास या हिस्ट्री के लेसन प्लान के बारे में बनाना सीखेंगे। तो आज का अपना जो प्रकरण है वो है भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपको जो आपकी लेसन प्लान डायरी है, उस लेसन प्लान डायरी या जो पाठ्य योजना डायरी है, उसके ऊपर ही ऊपर आपको हेडिंग डाल लेनी है पाठ्य योजना का क्रमांक। तो पाठ्य योजना का आपका जो भी क्रमांक है वो क्रमांक लिख लेना, जैसे मैंने लिखा है पाठ्य योजना का क्रमांक 2। उसके बाद में आपको जिस विद्यालय में आपका लेसन प्लान चल रहा है या आप जिस विद्यालय में आपका लेसन प्लान या प्रशिक्षण पूरा कर रहे हैं या जिस विद्यालय में आप अपना पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं, उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। जैसे मैंने लिखा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनवाड़। उसके बाद में आ जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका का नाम, जो भी आपका नाम है वो नाम आपको लिख देना है। उसके बाद में आपकी आ जाएगी कक्षा, जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना बना रहे हैं। जैसे मैं कक्षा बना रहा हूँ कक्षा 8 की, तो आपको कक्षा 8 लिख देना है उसके अंदर। उसके बाद में आता है आपका विषय, जिस विषय की आप पाठ्य योजना, तो आप आज हमारे बना रहे हैं अपन इतिहास विषय के ऊपर या इतिहास में सामाजिक विज्ञान के अंदर इतिहास विषय के ऊपर पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो आपको उस विषय का नाम लिख देना है। इस तरह आपको विद्यालय, छात्राध्यापक का नाम, कक्षा, विषय, उसके बाद में आता है आपका प्रकरण। तो आज का अपना प्रकरण है भारतीय संस्कृति और सभ्यता। तो ये हो जाएगा आपका प्रकरण। उसके बाद में आ जाएगा आपका कालांश, किस कालांश में आप अपनी पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं। उसके बाद में आपका समय, तो समय 36 मिनट। और उसके बाद में आपके दिनांक, जिस दिनांक को आप पाठ्य योजना बना रहे हैं वो दिनांक इसके में आ जाएगी। इस तरह से आपको विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, समय, ये सारों की खाना पूर्ति कर लेनी है। ये करने के पश्चात में जो आपकी अगली हेडिंग होगी वो होगी आपका शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य के अंदर आपको 2 कॉलम बना लेने हैं। पहला कॉलम होगा शिक्षण उद्देश्य, दूसरा कॉलम होगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य से तात्पर्य ये है कि आप जो बच्चों को जो पाठ पढ़ा रहे हैं या जो पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को, उस पाठ पढ़ाने से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन होगा, या कहने का मतलब है आप बच्चे के अंदर पाठ पढ़ाकर क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। तो वही हो जाएगा आपका शिक्षण का उद्देश्य, ताकि अपन जो बच्चे पाठ पढ़ाएंगे बच्चे को, इसके अंदर बच्चे के अंदर ये परिवर्तन होंगे। अगर बच्चे ने के अंदर ये परिवर्तन हो रहे हैं तो शिक्षण के उसने इस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। जैसे पहला शिक्षण उद्देश्य है ज्ञानात्मक, तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे में ये निम्न परिवर्तन होंगे। जैसे पहला, विद्यार्थी भारतीय संस्कृति और सभ्यता से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी भारतीय संस्कृति और सभ्यता से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। इसके बाद में दूसरा शिक्षण उद्देश्य आता है अवबोध। तो अवबोध के अंदर आप लिखेंगे विद्यार्थी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के रूप में संस्कृति व ज्ञान, विज्ञान, भाषा व साहित्य व धर्म की भावना की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न तथ्यों की तुलना कर सकेंगे। इसके बाद में तीसरा आता है ज्ञानोबोध या ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी भारतीय संस्कृति और सभ्यता से संबंधित विभिन्न तथ्यों के संबंध में सीखे गए ज्ञान का अपने भावी जीवन में अवस्था अनुसार उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद में चौथा शिक्षण उद्देश्य या चौथा कौशल आता है, वो है विद्यार्थी भारतीय संस्कृति और सभ्यता से संबंधित चार्ट, रेखा चित्र बनाने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। तो ये जाएगा आपका चौथा शिक्षण उद्देश्य या चौथा शिक्षण उद्देश्य वो कौशल हो जाएगा। इसके पश्चात आपका जो पांचवा शिक्षण उद्देश्य या होगा वो है अभिरुचि। तो अभिरुचि के अंदर आप लिखेंगे विद्यार्थी भारतीय संस्कृति और सभ्यता में रुचि ले सकेंगे। भारतीय संस्कृति और सभ्यता से संबंधित समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ने में रुचि ले सकें। इसके बाद छठवां शिक्षण उद्देश्य आएगा अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति के अंदर आप लिखेंगे विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रति सकारात्मक तथा समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या शिक्षण उद्देश्य यहाँ पे पूरा हो जाएंगे जी। छठो के आपको शिक्षण उद्देश्य इसके अंदर लिख लेने हैं। इसके पश्चात में आपका जो अगला हेडिंग होगा वो है सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री से तात्पर्य यह है कि ऐसी कोई भी वस्तुएं जो छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक को शिक्षण कराने के अंदर सहायता प्रदान करती है। तो वो जो भी सामग्री आपको सहायता प्रदान करे तो उसकी सामग्री को आप इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे लपेट फलक हो गया, श्याम पट, चौक, डस्टर आदि। इसके बाद में आपकी अगली हेडिंग होगी पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे
विद्यार्थियों अथवा छात्रों को भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त है अथवा सामान्य जानकारी रखते हैं। तो पूर्व ज्ञान के अंदर आपको ये वाली चीज़ लिख देनी है। तो पूर्व ज्ञान लिखने के पश्चात में जो आपकी अगली हेडिंग होगी वो हेडिंग होगी आपकी, ये लिख लीजिए आप एक बार, पूर्व ज्ञान लिखने के पश्चात में अगले हेडिंग पे चलते हैं अपन। तो अगली हेडिंग जो होगी वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो अगली हेडिंग लगा लीजिए आप प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको कितने कॉलम बना लेने हैं? 3 कॉलम, क्रम संज्ञा, छात्राध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया या छात्र क्रिया। प्रस्तावना प्रश्न से तात्पर्य ये है कि इसमें छात्राध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे इसका क्या दे देते हैं? उत्तर देते हैं। कहने का मतलब है जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वो किसी भी पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण अंग होता है। कहने का मतलब जो सबसे मुख्य जो चीज़ होती है पाठ्य योजना में वो होती है प्रस्तावना प्रश्न। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वो जितना आपका सुस्पष्ट या प्रभावपूर्ण होगा, आपकी पाठ्य योजना भी उतनी प्रभावपूर्ण निकल के आएगी। तो छात्र अध्यापकों द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न पूछेगा इंडिया गेट कहाँ पर है? तो बच्चे उत्तर देंगे दिल्ली में। दिल्ली किस देश की राजधानी? तो बच्चे उत्तर दे देंगे भारत की। भारतीयों के निवास को क्या कहते हैं? तो बच्चे उत्तर दे देंगे भारतीय कहते हैं। चौथा प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा जाएगा भारतीय संस्कृति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। जिससे बच्चों ने इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे तो बच्चों के लिए समस्या हो जाएंगी और ये प्रश्न कैसा हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब बच्चों के लिए एक तरह प्रकार की समस्या होगी तो छात्राध्यापिका द्वारा इस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो समाधान किया जाएगा तो छात्राध्यापिका का एक उद्देश्य हो जाएगा। तो उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे आज हम भारतीय संस्कृति के बारे में जानेंगे। तो ये आपका उद्देश्य कथन हो जाएगा। इसके बाद में आपकी अगली हेडिंग आती है प्रस्तुति। तो मैंने यहाँ पे प्रस्तुतिकरण हेडिंग लिखी नहीं, आप लिख लीजिएगा प्रस्तुतिकरण। हेडिंग लिख लीजिए, गलती मत कीजिए, प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम बना लेने हैं। पहला कॉलम जो बनेगा आपका होगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम छात्र अध्यापक क्रिया का, तीसरा कॉलम छात्र क्रिया, चौथा कॉलम विधि का और पांचवा कॉलम श्यामपट्ट कार्य का। इस तरह से आपको 5 कॉलम बना लेने हैं। इन 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु, इस शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में आप आपकी जो शिक्षण बिंदु वो लिखेंगे। तो पहला शिक्षण बिंदु है संस्कृति व ज्ञान और विज्ञान। तो पहला कॉलम के अंदर संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान इसमें लिखेंगे। तो शिक्षण बिंदु का छात्र अध्यापिका द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो प्रस्तुतिकरण छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे भारत की सभ्यता और संस्कृति विश्व में अनंत रही है। सम्राट हर्ष के काल तक भारत कला, साहित्य, शिक्षा और विज्ञान में संपूर्ण विश्व में आगे था, इसलिए प्राचीन काल में भारत विश्व से आगे था, इसलिए प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु कहलाता था। भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, गया के चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, कोरिया, मलेशिया आदि देशों के विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करके आते जाते रहते थे। इसके बाद में आपकी ये चीज़ छात्र अध्यापक ने इसका प्रस्तुतिकरण दे दिया। तो प्रस्तुतिकरण के अंदर आप लिख देंगे ये वाली चीज़ छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर। इसके बाद में छात्र क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि कौन सी चल रही है? व्याख्यान विधि। और जो आपके श्यामपट्ट कार्य वाला कॉलम है इसके अंदर से आपको महत्वपूर्ण बिंदु जैसे पुराने विश्वविद्यालय कौन कौन से उसके नाम लिख दीजिएगा। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु आप उसके अंदर लिख दीजिए। इसके बाद में आता है आपका छात्र अध्यापक क्रिया में आप लिखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न या बोध प्रश्न। जो पुनरावृत्ति प्रश्न या विकासात्मक प्रश्न या बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों से पूछे जाते हैं ताकि बच्चों का ध्यान पाठ से इधर उधर भटके नहीं। तो छात्र अध्यापिका द्वारा प्रश्न पूछा गया प्राचीन काल में भारत क्या था? तो बच्चे उत्तर दे देंगे विश्व गुरु था, क्योंकि बच्चों को अभी भी छात्र अध्यापिका ने प्रस्तुतिकरण दिया या बाद छात्र अध्यापिका ने बच्चों को अभी भी पढ़ाया है। फेहान हेनसांग कौन थे? तो बच्चे उत्तर देंगे चीनी यात्री थे। भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? तो बच्चे उत्तर देंगे नालंदा था। कला साहित्य का किस शासक में फला फूला? तो बच्चे उत्तर देंगे सम्राट हर्ष के शासक में कला साहित्य के काल फूला या फला। तो इस तरह से बच्चे क्या दे देंगे? इसका उत्तर दे देंगे। तो ये लिखने के पश्चात में जो आप लिख लीजिए, लिखने के पश्चात में जो आपका अगला पेज है उस अगले पेज के ऊपर आपको फिर से 5 कॉलम बना लेने हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि और श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से 5 कॉलम बन जाएंगे। तो 5 कॉलम बनाने के पश्चात जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उस कॉलम के अंदर आपको अगला शिक्षण बिंदु लिखना है। तो शिक्षण बिंदु लिखने के पश्चात अगला शिक्षण बिंदु का संस्कृति व ज्ञान व विज्ञान। तो इस कॉलम या शिक्षण बिंदु का छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो छात्र अध्यापक क्रिया में आप लिखेंगे संस्कृत में लिखे गए अभिलेख बर्मा, म्यांमार, मलय, प्रायद्वीप, कंबोडिया
अनम, सुआमा, जावा, बर्निया में पाए गए। इनमें सबसे प्राचीन लेख ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी की, वहाँ संस्कृत का प्रयोग 1000 वर्षों से अधिक काल तक होता रहा। हिंद चीन के पाली भाषा के ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको किस में लिख लेनी, छात्र अध्याय क्रिया में लिख लेनी है। और छात्र क्रिया में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि कौन सी हो जाएगी आपकी, व्याख्यान विधि हो ही जाएगी। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। और जो श्याम पटकार है उसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु आपको ये वाले लिख लेने हैं। उसके बाद में आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप लिखेंगे संस्कृत से निकली गई भाषा कौन सी है, तो बच्चे उत्तर देंगे पाली भाषा है। क्योंकि पुनरावृत्ति प्रश्न मैंने पहले बताया है कि बच्चों का ध्यान उधर नहीं भटके, इसलिए छात्र अध्यापकों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे इसका आसानी से उत्तर दे देंगे। छात्र अध्ययन में भी प्रस्तुतिकरण दिया है। चंपा में कितने संस्कृत अभिलेख थे, 1000 से अधिक है, बच्चे आसानी से उत्तर देंगे। तो यहीं पर आपकी पाठ्य योजना क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो पाठ्य योजना समाप्त होने के पश्चात में छात्र अध्यापिका द्वारा ये जाना जाता है कि जिसने जो बच्चों को पाठ पढ़ाया है वो उसने बच्चों ने कितना ग्रहण किया है। तो इसको जांचने के लिए, इसको चेक करने के लिए छात्र अध्यापिका द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा किसी भी प्रकार या आपके द्वारा, छात्र अध्यापिका या आपके द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार से बनाए जाते थे। अबसद वाले, रिक्तस्थान वाले, खालिस्तान वाले, सत्य सत्य वाले, मिलान चिन्ह वाले या लघुतरात्मक, अधिलघुतरात्मक, तो किसी प्रकार से आप मूल्यांकन प्रश्न बना सकते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिक्षा के बड़े केंद्र थे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, दस सभी। तो जो भी ये बच्चे उसको टिक कर देंगे। खालिस्तान के अधिकांश भागों में आज भी पाली भाषा का प्रयोग में ली जाती है, तो जिसमें होगी वो हेनसांग व इनसिंग जापानी आधारित है। सत्य तो असत्य, तो बच्चे जो भी चीज़ है उसको टिक कर देंगे। उसके बाद में आपकी अगली घंटे आती है गृह कार्य। तो बच्चों को आप गृह कार्य जिस स्तर से आपने बच्चों को पढ़ाया है उस स्तर से आप बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं, कठिनाई के स्तर के आधार पर। तो गृह कार्य में आप दे देंगे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए। तो बच्चे इस गृह कार्य को आसानी से घर के करके लेके आ जाएंगे। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और जो रेड आइकन वाला बटन है उसको प्रेस करें और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर लें, ताकि जब भी वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं है। अगर आपको किसी भी वीडियो से कोई समस्या है तो कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।